अ वेरी warm वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस थर्ड यूनिट में सबसे जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन या सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग सिस्टम। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता क्या है? सिग्नल ट्रांसडक्शन हमने ऑलरेडी रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा। सिग्नल ट्रांसडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ केमिकल और फिजिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ सेल एज अ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स। ठीक है, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है कि इट्स ए प्रोसेस इन विच द केमिकल और फिजिकल signal is transmitted through a cell as a series of molecular events। ठीक है, सो कोई भी सिग्नल या फिजिकल सिग्नल या कोई केमिकल सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्नल ट्रांसडक्शन बोलते हैं। जैसे कि और ये जो नॉर्मली जो भी ये सिग्नल प्रोसेस होते हैं, इट ऑकर्स थ्रू phosphorylation, protein phosphorylation catalyzed by protein kinases which ultimately result in the cellular response। ठीक है, मेनली फॉस्फोराइलेशन से होता है प्रोटीन, जिससे प्रोटीन काइनेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और फाइनली दोज प्रोटीन काइनेसेस, ये प्रोटीन काइनेसिस फॉस्फोराइलेशन करता है किसका? प्रोटीन्स का। so that will phosphorylation of that protein will cause cellular response। ओके, सो क्या होता है कि जब ये केमिकल सिग्नल या फिजिकल सिग्नल हमारे बॉडी में एंटर होता है, हमारे सेल्स में एंटर होता है, तो वो चेंज हो जाता है और वो इस तरीके से आगे पहुंचता है कि वो कुछ ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं जो मेनली फॉस्फोराइलेशन करता है प्रोटीन्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन काइनेसिस बोलते हैं। तो बहुत सारे प्रोटीन काइनेसिस है, प्रोटीन काइनेस ए बी सी। ठीक है, तो वो प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर देता है। उसके बाद उस प्रोटीन के फॉस्फोराइलेशन से क्या चेंजेस आते हैं वो हमें एज ए सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया सिग्नल ट्रांसडक्शन में। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जो सिग्नल होता है दैट में बी लाइक केमिकल सिग्नल। ठीक है, जिसमें हमने नाइट ऑक्साइड गैसेस के बारे में पढ़ा, हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, दैट इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक एंड न्यूरोपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो ये सब हमने देखा। और लाइट भी हो सकता है एज ए सिग्नल। ठीक है, स्मेल भी हो सकता है एज ए सिग्नल, टेस्ट भी सिग्नल की तरह काम कर सकता है, कोल्ड भी एक सिग्नल की तरह काम कर सकता है, हीट भी एक सिग्नल की तरह काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें सिग्नल की तरह काम करता है। उसके बाद हमारा बॉडी जो सेल है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो रिस्पॉन्ड बॉडी तक या हमारे सेल तक उस पर्टिकुलर चेंज को या उस पर्टिकुलर सिग्नल को कैसे रिस्पॉन्ड देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्नल ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन देखें तो मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है सिग्नल ट्रांसडक्शन के। जो पहला है दैट इज स्पेसिफिसिटी। ओके, देन सेकंड है एम्प्लीफिकेशन। थर्ड है डिसेंसिटाइजेशन या जिसको एडाप्टेशन भी कहा जाता है, एडाप्टेशन। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज द इंटीग्रेशन। सो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो जो सबसे पहला है दैट इज द स्पेसिफिसिटी।
तो स्पेसिफिसिटी क्या होता है, आपको नाम से पता चला है, स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिसिटी से आप निकालो स्पेसिफिक मीन्स सिग्नल मॉलिक्यूल्स fits binding sites on its complementary receptor, other signals do not fit. For example, this is our receptor, ये हमारा रिसेप्टर है, तो उस रिसेप्टर पे वही सिग्नल बाइंड होंगे जो ये यहाँ पे बाइंड हो पाएगा, ये यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा। तो जो रिसेप्टर है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ऐसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकता है, बट हमारे बॉडी में पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या पर्टिकुलर सिग्नल प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे सिर्फ एसिटाइल कोलिन बाइंड हो सकता है, या एसिटाइल कोलिन के जैसा कोई सबस्टांस है जैसे कि निकोटीन है वो बाइंड हो सकता है, ठीक है। बाकी थायराइड हार्मोन यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन हमारे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो रिसेप्टर है वो इस मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। सो दैट इज द स्पेसिफिसिटी, ठीक है। ये इसकी स्पेसिफिसिटी है कि ये सिर्फ थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ ही बाइंड हो पाता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ ही बाइंड हो पाता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन इस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो मैच नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स भी इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए नहीं है। तो ये एक्टिवेट कब होगा, ये एक्टिवेट तभी होगा ये रिसेप्टर जब उसका स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूल है वो उसके साथ बाइंड होगा। दूसरा कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड होने की कोशिश करेगा तो बाइंड नहीं हो पाएगा और वो रिसेप्टर को भी एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, दैट इज द स्पेसिफिसिटी, ठीक है। सो दिस इज S1, दिस इज S2। तो ये हमारा सिग्नल फर्स्ट है, ये सिग्नल सेकंड है, ठीक है। तो ये सिग्नल फर्स्ट ही इस रिसेप्टर पे बाइंड हो पाएगा एंड दिस रिसेप्टर विल गेट activated and we will see the cellular response in according to this particular signal, okay। but जो थायराइड हार्मोन है वो इस रिसेप्टर के लिए नहीं बना हुआ है, तो वो यहाँ पे बाइंड होने की कोशिश करेगा, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीमेंट्री फॉर दैट पर्टिकुलर सिग्नल, सो दैट्स वाई it cannot bind to that receptor and cannot activate the receptor and will not causes any cellular response in that particular cell. That's why we say that the receptor is specific for that specific molecule, ठीक है। तो रिसेप्टर अपने स्पेसिफिक लिगेंड के साथ ही बाइंड होगा और वहां पे एक्टिवेट होगा। सो दिस इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ द सिग्नल ट्रांसडक्शन, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन अगर हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, सो दैट इज द एम्प्लीफिकेशन। So amplification, when enzymes activate enzymes, the number of affected molecules increase geometrically in an enzyme cascade. तो जब एक एंजाइम एक्टिवेट करता है दूसरे एंजाइम्स को, तो उससे क्या होता है, जो नंबर ऑफ अफेक्टेड मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज हो जाता है या एम्पलीफाई हो जाता है एक एंजाइम कैस्केड में। तो अगर हम बात करेंगे, इसको मैं समझाऊंगा, इन एन एंजाइम कैस्केड, ओके। तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मिटा देता हूं मैं, एप्लीकेशन में ये हमारा सिग्नल है, सिग्नल विल बाइंड्स टू अ पर्टिकुलर रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एंजाइम फर्स्ट है, वो एक्टिवेट हो गया, देन दिस एंजाइम विल एक्टिवेट 3 अनदर मॉलिक्यूल्स, दैट इज एंजाइम 2, एंजाइम 2, एंजाइम 2,
2, ये जो एंजाइम फर्स्ट है वो इस एंजाइम 2 के 3 मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देगा, वो 3 मॉलिक्यूल और 3 को एक्टिवेट कर देगा। ये भी 2 है फॉर एग्जांपल, ये 3 है, 3 3 3, तो ये भी 3 को एक्टिवेट कर देगा, 3 3 3, तो वैसे ही है 3 3 3। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होते जाता है। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, दैट इज मेनली हम बात करेंगे उसकी किसकी, दैट इज ग्लूकोज सिग्नलिंग की या इपिनेफ्रिन सिग्नलिंग की। तो मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से ये जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होते जाता है। तो अगर मैं इपिनेफ्रिन की बात करूँगा, तो इपिनेफ्रिन के केस में क्या होता है, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ ताकि आपको और प्रॉपरली समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल दिस इज द इपिनेफ्रिन, ठीक है। इपिनेफ्रिन बाइंड होता है किसके साथ, इपिनेफ्रिन रिसेप्टर के साथ, सो दैट इज ए जीपीसीआर। तो दिस इज हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये एक सिग्नल के साथ बाइंड हो गया, देन इट विल एक्टिवेट्स द अल्फा सबयूनिट। तो अल्फा सबयूनिट यहाँ से अलग हो जाएगा, अल्फा along with GTP, and this will activate the adenylate cyclase। so adenylate cyclase को एक्टिवेट करता है, जिससे ATP का कन्वर्शन किस में होता है, साइक्लिक AMP में, दैट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर कैम। सो कैम क्या करता है, कैम विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेस A। सो यहाँ से एक एपिनेफ्रिन आ गया जिससे एक कैम यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, तो एक कैम या जहाँ पे जितना भी देखो, एक एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हो गया, एक एडिनाइलेट साइक्लेज फॉर एग्जांपल 5 ATP को 5 कैम में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो 5 कैम क्या कर रहा है, 5 कैम 10 प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। सो 10 प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुआ, सो 10 प्रोटीन काइनेज ए क्या कर रहा है, दिस 10 प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट 20 फोस्फोराइलेज ग्लाइकोजन सिंथेटेज, ठीक है। ये 10 pKa मतलब 100 बोल सकते हैं हम, 100 ग्लाइकोजन सिंथेटेज को एक्टिवेट कर रहा है। ओके, ये एक एंजाइम है जो ग्लाइकोजन फॉर्म करता है। और दूसरा है फोस्फोराइलेज बी। ओके, सो दैट इज ए इनएक्टिव पार्ट। तो ये इनएक्टिव का कन्वर्शन किस में होता है, एक्टिव में, दैट इज द फोस्फोराइलेज काइनेज बी, बी, दैट इज द एक्टिव पार्ट। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या कर रहे हैं, वो 100 फोस्फोराइलेज को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। देन this 100 phosphorylase kinase will activate this 100 phosphorylase kinase B will activate phosphorylase glycogen phosphorylase 1000, ठीक है। तो ये जो 100 है वो 1000 ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट कर रहा है, जिस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के एक्टिवेशन से क्या होता है, वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज 6-1 फॉस्फेट में। सो ये जो 1000 है वो 10,000 ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। देन दिस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंटर इनटू द ब्लड, एंड जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे देखो सिग्नल क्या हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है। एक इपिनेफ्रिन ने 5 कैम बनाया, 5 कैम ने 10 पीके बनाया, 10 की पीके ने 100 पीके भी बनाया, फोस्फोराइलेज काइनेज बी। देन वो 100 फोस्फोराइलेज काइनेज बी ने 1000 ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज को, तो वो जो 100 फोस्फोराइलेज काइनेज बी है वो 1000 ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है। देन दैट 1000 ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, दैट विल एक्टिवेट 1000 मॉलिक्यूल ऑफ
glucose, convert then 10,000 molecule of glucose into glucose 1 phosphate. Glucose into glucose 1 phosphate. This one glucose 1 phosphate then enters into the blood and increases the blood glucose level. तो ये इपिनेफ्रिन क्या करता है, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तब इपिनेफ्रिन रिलीज होता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, हमारा जो स्टोर ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई हो रहा है। एक इपिनेफ्रिन ने 10,000 ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉर्म किए, तो वहाँ पे जो सिग्नल है हमारा क्या हो रहा है, हर एक कदम पे एम्पलीफाई होते जाता है। तो इसीलिए व्हेन एंजाइम एक्टिवेट अदर एंजाइम द नंबर ऑफ अफेक्टेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज ज्योमेट्रिकली इन एन एंजाइम कास्केड। तो आपने देखा ज्योमेट्रिकली 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से फिर 1,00,000। तो इस तरह से क्या होता है, वो जो एम्पलीफिकेशन है होता है किसका, हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स का। ओके, या भी जो सिग्नल कास्केड है। देन उसके बाद हम बात करेंगे, दैट इज द थर्ड प्रोसेस, desensitization. Desensitization या एडाप्टेशन। डिसेंसिटाइजेशन या एडाप्टेशन किसको बोलेंगे? सो देन रिसेप्टर एक्टिवेट्स triggers a feedback circuit that shuts off the receptor or remove it from the cell surface। ठीक है, तो जब रिसेप्टर के साथ सिग्नल बाइंड होगा, सिग्नल बाइंडिंग से क्या होता है, सिग्नल बाइंडिंग से जो रिसेप्टर से वो एक्टिवेट होगा और वो रिस्पॉन्ड देगा उस सिग्नल को। देन उस सिग्नल में क्या होता है, एक नेगेटिव फीडबैक भी छुपा होता है, जिससे ये जो रिसेप्टर है वो खुद इनएक्टिवेट हो जाता है। जब वो रिस्पॉन्स डेवलप करेगा तो वो रिस्पॉन्स सेल में चेंजेस तो लाएगा, साथ साथ में ऐसे भी चेंजेस लाएगा जिससे ये रिसेप्टर है वो क्या हो जाएगा, डिसेंसिटाइज हो जाएगा, एडाप्ट हो जाएगा, या आप उसको बोलेंगे जो रिसेप्टर है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, या उस रिसेप्टर को सेल सरफेस से रिमूव किया जाएगा। ओके, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि डिसेंसिटाइजेशन होता क्या है। जैसे कि अभी मैंने इपिनेफ्रिन का बताया आपको, इपिनेफ्रिन में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। तो अगर हम यहाँ पे इपिनेफ्रिन रिसेप्टर की बात करेंगे, यहाँ पे हमारा इपिनेफ्रिन बाइंड हो गया है रिसेप्टर के साथ। तो जैसे ये बाइंड होता है तो वो रिस्पॉन्ड, दैट इज द अल्फा जो सब यूनिट है जी प्रोटीन का, वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ये एपिनेफ्रिन जो रिसेप्टर है दैट इज द जीपीसीआर। तो अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएगा अलोंग विद द जीटीपी। तो जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा, देन उससे क्या होता है, इस एक्टिवेशन से, और एक हमने देखा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज या प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो रहा है, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो रहा है, उसके साथ साथ ये और एक प्रोटीन को भी एक्टिवेट करता है, दैट इज द बीटा एरेस्टिन। एक दो है, बीटा आर्क और बीटा अरेस्टिन। ठीक है, तो ये जो बीटा आर्क है और जो बीटा अरेस्टिन है वो भी इसके सेलुलर रिस्पॉन्स में आता है कि ये दोनों भी एक्टिवेट हो जाते हैं, दो एंजाइम्स भी। तो अब ये दो एंजाइम्स क्या करते हैं, ये मेनली बीटा आर्क और जो बीटा अरेस्टिन है, तो बीटा अरेस्टिन पहले यहाँ पे फॉस्फाइलेशन कर देता है उसी रिसेप्टर का। ठीक है, देन उसके बाद बीटा आर्क वहाँ पे आके बाइंड हो जाता है, बीटा आर्क दैट इज द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर काइनेज। देन जैसे यहाँ पे बीटा आर्क बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे एक सिग्नलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिससे इस जो रिसेप्टर है जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है उसका एंडोसाइटोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, देन वो मेनली जो लाइसोसोम्स है वहां पे आ जाता है हमारा रिसेप्टर अलोंग विद द सिग्नल मॉलिक्यूल के साथ। देन यहाँ पे जो फॉस्फाइलेशन हुआ था,
फिर जो फॉस्फोराइलेशन है वो रिमूव हो जाएगा, डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। डीफॉस्फोराइलेशन के बाद जो सिग्नल है वो रिमूव हो जाएगा वहाँ से। सिग्नल जो हमारा है लिगेंड दैट इज एपिनेफ्रिन, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और हमारा रिसेप्टर है वो फिर से दूसरे सिग्नल के साथ बाइंड होने के लिए तैयार हो जाता है। एंड नाउ दिस विल अगेन अटैच टू द ट्रांसफर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू बाइंड विथ अनदर सिग्नल। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन, सॉरी डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, मी जो सिग्नल है, जब तक सिग्नल यहाँ पे बाइंड रहेगा तब तक वो जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका इनएक्टिवेट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक्टिवेट फॉर्म में रहा तो वो सेल्स में ऐसे चेंजेस कंटिन्यू करता रहेगा और सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में रिस्पॉन्स दिखाएगा। जैसे कि सेल साइकिल के केस में है, अगर वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स एक बार बाइंड हो गए तो उनका वहाँ से रिमूव होना भी इंपॉर्टेंट है। अगर कंटिन्यू जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट रहे तो जो वहाँ पे जो नॉर्मल सेल्स है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन दिखाएगा और वहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाएगा और जो नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल में डेवलप हो सकता है। इसीलिए डिसेंसिटाइजेशन होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसी वजह से एक पर्टिकुलर सिग्नल कुछ टाइम तक ही हमारे बॉडी को या हमारा सेल रिस्पॉन्ड कर पाता है, उसके बाद नेक्स्ट सिग्नल के लिए वो फिर से रेडी हो जाता है और जो सिग्नल है, जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है कुछ टाइम के बाद। ओके, देन जो हमारा लास्ट है दैट इज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, when two signals have opposite effects on a metabolic characteristic such as the concentration of a second messenger X or the membrane potential Vm, the regulatory outcome result from the integrated input from both receptors. Okay, for example, सिग्नल 1 ये बाइंड होगा रिसेप्टर 1 के साथ एंड सिग्नल 2 ये बाइंड होगा हमारे रिसेप्टर 2 के साथ। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एंटागोनाइज है, मीन सिग्नल 1 ऐसा रिस्पॉन्स डेवलप करेगा जिससे, अगर हम बात करेंगे किसकी, ग्लूकागॉन और इंसुलिन की, आपको पता है ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन क्या करता है। ग्लूकागॉन हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है या हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको इंक्रीज करता है, और जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, सॉरी, डिक्रीज करता है। तो ये दोनों क्या है, एंटागोनाइज है। तो अगर उस केस में क्या होता है, उस केस में इंटीग्रेशन प्रोसेस होता है वहाँ पे, तो हम काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिग्नल 1 से क्या हो रहा है, जैसे कि इंक्रीज इन एक्स। ठीक है, सो एक्स क्या है, दैट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर। एक्स हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है और यहाँ पे मैं आपको दिखा तो वी एम दैट इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो जो सिग्नल 1 है वो और जो सिग्नल 2 है ये इसके सेकेंडरी मैसेंजर और मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे इफेक्ट करता है। ठीक है, कैसे, जैसे कि सिग्नल 1 जो सेकेंडरी मैसेंजर है उसको इंक्रीज करता है, बट और साथ साथ में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। वी एम दैट इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और सिग्नल 2 क्या करता है, सेकेंडरी मैसेंजर को डिक्रीज करता है और साथ में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इन दोनों का क्या है, एंटागोनाइज इफेक्ट है। अब हमको देखना है कि अगर वो दो सिग्नल प्रेजेंट है तो ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है, तो हम वहाँ पे नेट निकालते हैं उसका, दैट इज द नेट डेल्टा एक्स और वी एम, दोनों में से अगर हम कोई भी देखना चाहते हैं, या मेम्ब्रेन पोटेंशियल या सेकेंडरी मैसेंजर पे इफेक्ट है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि नेट दोनों का कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, कौन सा ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। देन वहाँ पे हम निकालेंगे कि किसका रिस्पॉन्स ज़्यादा है, ठीक है, इन दोनों में से। और
इन दोनों का नेट निकाल के हम देखेंगे कौन सा ज़्यादा भारी हो रहा है, कौन सा ज़्यादा हैवी हो रहा है। तो जो हैवी हो रहा है दैट विल शो, दैट रिस्पॉन्स विल शो। अगर ग्लूकागॉन का इफेक्ट ज़्यादा है तो ग्लूकागॉन के जो भी इफेक्ट्स होते हैं सेल में वो हमें सेल में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करता है। अगर ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों प्रेजेंट है तो दोनों सेल पे एक्ट करेंगे। एक्ट करने के बाद जो भी उनका नेट निकलेगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि अगर ग्लूकागॉन का नेट ज़्यादा निकला तो हम बता सकते हैं कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज होगा। अगर इंसुलिन का जो पल्ला है वो भारी हो गया तो हम बोलेंगे कि जो इंसुलिन है दैट इज मोर इफेक्टिव एंड इट इज डिक्रीजिंग द ब्लड शुगर लेवल। तो ये इन दोनों के नेट पे हम निकालेंगे, देन उसके बाद वहाँ पे हमको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। सो दिस इज द इंटीग्रेशन, द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो देखा हमने स्पेसिफिसिटी देखा, दैट इज कितना स्पेसिफिक रिसेप्टर है, किस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। देन उसके बाद हमने एम्प्लीफिकेशन देखा, किस तरीके से एक सिग्नल बहुत सारे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स गेट्स एक्टिवेटेड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल। तो ज्योमेट्रिकली जो हमारा कैस्केड है वो एम्पलीफाई होता जाएगा। उसके बाद तीसरा हमने देखा दैट इज द डिसेंसिटाइजेशन, कि जैसे लिगेंड बाइंड हुआ रिसेप्टर पे तो उसी तरीके से जो रिसेप्टर है उसका डीएक्टिवेट होना इंपॉर्टेंट है ताकि वो फिर से दूसरे सिग्नल के साथ बाइंड हो सके। उसका डिसेंसिटाइज होना इंपॉर्टेंट है ताकि वो दूसरे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाए। और अगर हम फोर्थ की बात करेंगे दैट इज द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हमने देखा कि जब दो सिग्नल जो एंटागोनाइज है एक दूसरे के साथ अगर प्रेजेंट होंगे तो किस तरीके से कौन से सिग्नल को हमारा सेल रिस्पॉन्ड करेगा। तो जो भी भारी हो जाएगा वहाँ पे, जिसका भी नेट ज़्यादा हो जाएगा, उसी सिग्नल को हमारा जो सेल है वो रिस्पॉन्ड करेगा। अगर ग्लूकागॉन का जो नेट जो रिस्पॉन्ड है वो ज़्यादा होगा तो हमारा सेल ब्लड लेवल को इंक्रीज कर देगा हमारा बॉडी। अगर सिग्नल टू दैट इज द इंसुलिन, उसका अगर पल्ला बारिश हो गया तो हमारा जो बॉडी है, सेल है, हमारा सेल है, वो सिग्नल टू को रिस्पॉन्ड करेगा और इंसुलिन की वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। देन उसके बाद अब हम बात करेंगे सेकंड मैसेंजर की। सेकंड मैसेंजर या सेकेंडरी मैसेंजर जिसको हम बोलते हैं, सेकंड मैसेंजर। ओके, तो हमने पहले पढ़ा किसके बारे में, दैट इज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और जिसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। सो दैट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और लिगेंड आर आवर प्राइमरी मैसेंजर। जो हमारा पहला जो मैसेज है वो कैरी करके आता है उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द प्राइमरी मैसेंजर। तो अगर हम सेकेंडरी मैसेंजर्स की बात करेंगे तो सेकेंडरी मैसेंजर्स और मॉलिक्यूल्स दैट रिले सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस टू द टारगेट मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल्स, ठीक है। तो सेकेंड मैसेंजर्स क्या करता है, जो सिग्नल है उसको पास ऑन करता है, कहाँ से, रिसेप्टर की तरफ से, कहाँ पे, जो भी टारगेट मॉलिक्यूल्स है वहां पे। सो इट रिलीज सिग्नल फ्रॉम रिलेज सेकेंडरी मैसेंजर की बात करेंगे, रिलेज सिग्नल फ्रॉम receptors on the cell surface to target molecules inside the cell। ओके, सो ये जो सेकेंडरी मैसेंजर वो क्या करता है, जो आपका रिसेप्टर है वहां से सिग्नल जो भी रिले है उसको पहुंचाता है, कहाँ पे, दैट इज द टारगेट जो भी मॉलिक्यूल से वहां तक पहुंचाता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। सो द सेकेंडरी मैसेंजर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय
अर्ल विल्बर सुथरलैंड जूनियर in 1970, and he got a Nobel Prize for his discovery in 1971. ओके, जो अर्ल वर्बर सदरलैंड है उसने डिस्कवर किया था और 1971 में उसको नोबेल प्राइज मिला था। तो सदरलैंड ने क्या देखा, ये एपिनेफ्रीन है, इट स्टिमुलेट द लिवर टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। उसने देखा कि जो हमारे लिवर सेल है वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, बट एपिनेफ्रीन अलोन वुड नॉट कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ही फाउंड दैट एपिनेफ्रीन हैड टू ट्रिगर अ सेकंड मैसेंजर। तो उसने देखा कि सिर्फ एपिनेफ्रीन की वजह से जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन ग्लूकोज में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसने देखा कि वहाँ पे और कुछ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है या उनका प्रेजेंट होना इम्पोर्टेंट है ताकि ग्लाइकोजन का कन्वर्शन ग्लूकोज में हो जाए। सो उसने देखा कि वो मॉलिक्यूल्स है साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी। तो उसने देखा कि जैसे इपिनेफ्रीन रिलीज होता है बॉडी में से, तो उस टाइम पे जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन ग्लूकोज में होता है। तो इपिनेफ्रीन के साथ साथ सेल्स में और एक मॉलिक्यूल का भी लेवल बढ़ रहा था, दैट इज द साइक्लिक एएमपी। तो उसने उसके हिसाब से बताया कि वहाँ पे इपिनेफ्रीन के साथ साथ साइक्लिक एएमपी भी इम्पोर्टेंट है ग्लाइकोजन का कन्वर्शन किसमें करने के लिए, ग्लूकोज में। साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ने से उन्होंने पता लगाया कि ना ही इपिनेफ्रीन बल्कि साइक्लिक एएमपी भी क्या है, इम्पोर्टेंट है किसके लिए, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के लिए ग्लूकोज में। तो जो ये साइंटिस्ट था दैट इज द अल्बर्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, अर्ल विलबर्ग। तो उसने जो मैकेनिज्म है वो नहीं बताया था कि किस तरीके से इपिनेफ्रीन बाइंड होने से साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होता है, बट दो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, दैट इज द मार्टिन रोडबेल एंड अल्फ्रेड जी जिलमैन, जिन्होंने 1994 में इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है। उन्होंने बताया कि जैसे इपिनेफ्रिन बाइंड होता है, जो जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट होता है, जैसे जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा, एडिनाइलेट साइक्लेज से एएमपी का कन्वर्शन, एटीपी का कन्वर्शन साइक्लिक एएमपी में होता है, और साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, जो फाइनली जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में हो जाता है। तो उनको उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। देन अगर हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो जो सेकेंडरी मैसेंजर है, दे ग्रेटली एम्पलीफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल causing some kind of change in the activity of the cell, ठीक है। तो ये मेनली क्या करते हैं, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई कर देते हैं। सो दे एम्पलीफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल सो दैट जो एक्टिविटी होती है किसकी, जो सेल की, वो भी क्या हो जाती है, वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। और जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है दे आर कंपोनेंट ऑफ सेल सिग्नलिंग पाथवे। जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो क्या है, जो सेल सिग्नलिंग पाथवे है उसका क्या है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो अगर सेल सिग्नलिंग कंटिन्यू होना है या उसको आगे पहुंचना है दूसरे प्रोटीन्स तक या टारगेट प्रोटीन्स तक, तो सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू ही उनको आगे जाना पड़ता है। सो दे आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सिग्नल सेल सिग्नलिंग पाथवे, ओके। सो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सो दे आर शॉर्ट लिव्ड इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स। उनका जो लाइफ स्पेन है बहुत ही कम रहता है, तो विद इन मिनट्स या विद इन फ्यू आवर्स दे आर डिग्रेडेड, मेनली मिनट्स में ही रहता है उनका जो लाइफ स्पेन है। सो आफ्टर सम टाइम्स दे विल डिग्रेडेड एंड दे गेट इनएक्टिवेटेड, ओके। तो अगर हम और एक एग्जांपल इसका, दैट इज अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ गया सेकेंडरी मैसेंजर का, तो सेकेंडरी मैसेंजर का अगर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो क्या होगा, इट विल कॉजेज रैपिड चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ वन और मोर सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। अगर इनका
कंसंट्रेशन बढ़ गया सेकेंडरी मैसेंजर्स का, तो उससे क्या होता है, जो एक्टिविटी है किसमें, एक या दो एंजाइम्स की, उसमें हमको सडन चेंज या रैपिड चेंज देखने को मिलता है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज रिमूवल और डिग्रेडेशन। रिमूवल और डिग्रेडेशन of secondary messenger terminate the सेलुलर रिस्पॉन्स। अगर इनका जो कंसंट्रेशन है या जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो डिग्रेड हो गए या उनको हमने रिमूव किया, तो जो भी सेलुलर रिस्पॉन्स होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। तो अब हम देखेंगे कितने टाइप्स के सेकेंडरी मैसेंजर्स रहते हैं हमारे बॉडी में। तो नॉर्मली 4 क्लासेस ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर प्रेजेंट, 4 क्लासेस ऑफ सेकेंड मैसेंजर, ठीक है, जिसको हम क्लासिफाई करते हैं साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स में, जिसमें CAMP और साइक्लिक CGMP, ठीक है, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। देन दूसरा है, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड क्लास है मेम्ब्रेन लिपिड डिराइवेटिव्स। जो लिपिड डिराइवेटिव्स है वो सेकेंड क्लास है, दैट इज द IP3 है, डाएसाइल ग्लाइसरोल है। तो ये क्या है, दीज आर द मेम्ब्रेन लिपिड डिराइवेटिव्स। तो ये भी सेकेंडरी मैसेंजर का एक क्लास है। देन थर्ड बात करेंगे, सो दैट आर द कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम भी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। और जो चौथा क्लास है दैट इज द नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, CO या NO, ठीक है। सो दीज आर द 4 क्लासेस ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। हम सेकेंडरी मैसेंजर्स को उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं, जैसे कि हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक या गैसेस, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक या तीसरा है गैसेस, ठीक है। अगर हम हाइड्रोफोबिक की बात करेंगे, सो विच हेट्स वाटर, जिसमें आपका DAG दैट इज द डाइएसाइल ग्लाइसरोल और IP3 दैट इज द फॉस्फोआइनोस्टोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, 3,4 फॉस्फेट ये आता है। अगर हम हाइड्रोफिलिक की बात करेंगे तो उसमें आता है कैंप, साइक्लिक GMP, देन IP3 भी इसी में आता है, देन कैल्शियम, ठीक है, इसमें हम IP3 की जगह पे फॉस्फोआइनोस्टोल फॉस्फेटिडाइल आइनोस्टोल, जिसमें PIP2 ये भी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। देन अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो NOH2S, ठीक है, देन कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दीज आर सम gaseous secondary messenger which participate in signal ट्रांसलेशन। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो जो पहला है हमारा साइक्लिक AMP, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंप। So cyclic AMP is a secondary messenger that is synthesized from ATP by the action of enzyme adenylate cyclase। जो adenylate cyclase है, हमने जब पढ़ा था GPCR सिग्नलिंग, तो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम क्या करता है, ATP का कन्वर्शन साइक्लिक AMP में करते हैं, ठीक है। तो हमारा KMP फॉर्म होता है। सो CMP इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ATP बाय द एक्शन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज। और इस एडिनाइलेट साइक्लेज को G प्रोटीन क्या करता है, एक्टिवेट करता है। So binding of the hormone to its receptor activates G protein which in turn activates adenylate cyclase। तो जो रिसेप्टर होगा वो अपने हार्मोन के साथ बाइंड होगा या अपने लिगेंड के साथ बाइंड होगा, तो जिससे
जो जीटीपी है या जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, देन दिस जी प्रोटीन विल एक्टिवेट दिस एडिनाइलेट साइक्लेज एंड दिस एडिनाइलेट साइक्लेज कन्वर्ट द एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी. So this lead to appropriate response in the cell by either or both. तो जिससे क्या होता है, सेलुलर रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है, ठीक है, दो प्रोसेस से, जैसे कि यूजिंग प्रोटीन काइनेज ए, सीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज दैट फॉस्फाइलेट टारगेट प्रोटीन, या दूसरा दैट इज द सीएमपी बाइंड टू ए प्रोटीन called CREB, that is a camp response element binding protein, and the resultant complex control transcription genes. तो ये कैम क्या करता है, दो तरीकों से रिस्पॉन्ड देता है. एक जो रिस्पॉन्ड है दैट इज द बाइंडिंग विद द प्रोटीन काइनेज ए, पी के ए. तो जो पी के है ए है उसमें मेनली क्या रहता है, सी ए एम पी बाइंडिंग साइज रहता है. तो ये जो क्या है, जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, दीज आर द सी ए एम पी बाइंडिंग साइट्स. तो ये इस प्रोटीन काइनेज ए के साथ बाइंड होता है जब कैम्प फॉर्म होगा. देन दिस प्रोटीन काइनेज ए विल फॉस्फाइलेट टारगेट प्रोटीन, जो भी टारगेट प्रोटीन होंगे, ए फॉर एग्जांपल ये बी, ये सी, तो इनको क्या करता है, पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स पे ये फॉस्फाइलेट कर देता है, ठीक है. सो या तो इसके बाद फॉस्फाइलेशन के बाद या तो वो एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे या तो वो एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे. तो वो डिपेंड करता है कि एंजाइम कौन सा है. कुछ एंजाइम फॉस्फाइलेशन से एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ एंजाइम फॉस्फाइलेशन से डीएक्टिवेट हो जाता है. तो इस तरीके से जो हमारा प्रोटीन काइनेज ए है वो एक रिस्पॉन्स देता है. दूसरा है जो ये सीएमपी है वो बाइंड होगा किसके साथ, this CAMP will bind to another protein which is called CREB, that is the camp response element binding protein. So ये CRB के साथ बाइंड होगा एंड द रिजल्टेंट कम्प्लेक्स कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स. तो ये जो के एम पी है इसके साथ बाइंड होगा. बाइंड होने के बाद दिस कैम रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन विल एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड कंट्रोल्स द ट्रांसक्रिप्शन. तो ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है. मेनली डीएनए पे जाएगा, डीएनए पे जाने के बाद ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है. जो भी केएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट्स होंगे उनको एक्टिवेट करता है या मेनली ट्रांसक्रिप्शन पे जाके एक्ट करता है. तो ये जो कैम्प है वो इन दो तरीकों से क्या करता है, दे विल एक्टिवेट. अगर हम कैम्प एक्टिवेशन की बात करेंगे तो बहुत सारे लिगेंड्स है, जैसे कि एड्रेनलिन है. एड्रेनलिन ये कैम्प पाथवे को एक्टिवेट कर सकता है. ग्लूकागॉन है, ये कैम्प पाथवे को एक्टिवेट कर सकता है. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये कैम्प पाथवे को एक्टिवेट कर सकता है. तो इस तरीके से साइक्लिक एएमपी क्या करता है, हमारे टारगेट प्रोटीन्स पे जाके एक्ट करता है. देन जो नेक्स्ट है दैट इज अ साइक्लिक जीएमपी. जो दूसरा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोटाइड्स में आएगा, साइक्लिक जीएमपी. ओके, so cyclic GMP mainly synthesized from adenylate GTP, the guanine triphosphate, by the guanylate cyclase enzyme. जैसे कि एडेनाइलेट साइक्लेज था वैसे ही गुआनिलेट साइक्लेज एंजाइम प्रेजेंट है. तो वो जीटीपी का कन्वर्शन किस में करता है, साइक्लिक जीएमपी, दैट इज साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट. So nitric oxide also stimulate the synthesis of cyclic GMP. जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी साइक्लिक जीएमपी को सिंथेसाइज कर सकता है या इसके सिंथेसिस को ये इंड्यूस कर सकता है. सो मेनी सेल्स कंटेन साइक्लिक जीएमपी स्टिमुलेटेड प्रोटीन काइनेज दैट कंटेन्स बोथ कैटालिटिक एंड रेगुलेटरी सब यूनिट्स. ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स हैं जिसमें ऐसे प्रोटीन काइनेसिस हैं विच हैव बाइंडिंग साइट्स फॉर साइक्लिक जीएमपी. किसके लिए, साइक्लिक
जीएमपी के लिए क्या है, बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, मीन्स वो साइक्लिक जीएमपी के साथ बाइंड होते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं. सो सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लिक जीएमपी आर मीडिएटेड थ्रू प्रोटीन काइनेस जी. तो प्रोटीन काइनेस जी हमने देखा एएमपी करता है प्रोटीन काइनेस ए के थ्रू, तो ये साइक्लिक जीएमपी करते हैं किसके साथ, प्रोटीन काइनेस जी के साथ. And this protein kinase G will phosphorylate a number of target proteins, causing their activation or deactivation. Okay, so cyclic GMP serve as a secondary messenger for nitric oxide, the response of the rods of the retina to light. Okay, तो ये जो cyclic GMP है तो ये एक्टिवेट्स कब होते हैं, जो मैंने आपको बताया था पहले, जो हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या रिसेप्टर्स की बात कर रहे थे, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए रिस्पॉन्ड करता है तब एक्टिवेट होता है ये. या जब लाइट प्रेजेंट होगा, जो हमारा जो रेटिना रॉड सेल्स है रेटिना का, वो भी लाइट को जब रिस्पॉन्ड देता है तो साइक्लिक जीएमपी का क्या होता है, एक्टिवेशन होता है. तो ये कुछ लिगेंड्स है जो साइक्लिक जीएमपी को एक्टिवेट कर सकते हैं. देन उसके बाद फॉस्फाटिडाइल आइनोस्टोल डिराइव्ड सेकेंडरी मैसेंजर्स है, जो हमारा तीसरा टाइप है जिसको आप हाइड्रोफोबिक में हम डालते हैं, दैट इज द फॉस्फोटिडाइल आइनोस्टोल डिराइव्ड सेकेंड मैसेंजर. ओके, तो इसमें क्या आता है, मेनली जो फॉस्फाटिडाइल आइनोस्टोल है, इट्स अ नेगेटिवली चार्ज लिपिड मॉलिक्यूल या फॉस्फोलिपिड एंड ए माइनर कंपोनेंट इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन. तो क्या है, ये एक फॉस्फोलिपिड है. फॉस्फोआइनोस्टोल इज ए phospholipid and a minor component of plasma membrane of eukaryotes. यूकैरियोट्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एक माइनर या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज द फॉस्फाटिडाइल आइनोस्टोल. सो द आइनोस्टोल कैन बी फॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म पीआईपी, पीआईपी2, पीआईपी3. तो जो फॉस्फो आइनोस्टोल है उसका जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो वो पीआईपी2 भी बना सकता है, पीआईपी. ओके, दैट इज द फॉस्फोटिडाइल आइनोस्टोल 4 फॉस्फेट, फॉस्फोटिडाइल आयोनोस्टोल 4 फॉस्फेट. ठीक है, पीआईपी2 भी बना सकता है, देन पीआईपी3 भी बना सकता है, दैट इज द, अगर हम 2 की बात करेंगे तो फॉस्फाटिडाइल आइनोस्टोल 4,5 बिस फॉस्फेट. देन पीआईपी3 की बात करेंगे तो फॉस्फाइनोस्टोल सेम है, आइनोस्टोल 3, 4, 5 फॉस्फेट. मीन्स पीआईपी का क्या है, 4 जो कार्बन है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है. पीआईपी2 की बात करेंगे तो वहाँ पे 2 जगहों पे कार्बन है, दैट इज द 4 और 5 जगह पे. अगर हम फॉस्फाटिडाइल आइनोस्टोल पीआईपी3 की बात करेंगे तो वहाँ पे 3 जगहों पे क्या हो गया, फॉस्फाइलेशन हुआ है, इसीलिए 3, 4, 5 फॉस्फेट, यहाँ पे 4, 5 फॉस्फेट, यहाँ पे सिर्फ 4 फॉस्फेट. ओके, सो दिस इनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द फॉस्फो आइनोस्टाइड्स भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, या फॉस्फो आइनोसिटाइड्स हम उसको बोलते हैं. सो इंट्रासेलुलर एंजाइम फॉस्फोलिपेज सी hydrolyze PIP2, which is found in the inner layer of the plasma membrane. Hydrolysis of PIP2 yields two products, that is the diacylglycerol and inositol 1,4,5 triphosphate. तो मेनली जो एंजाइम है कौन सा, फॉस्फोलिपेज, फॉस्फोलाइपेज. ओके, फॉस्फोलाइपेज सी. तो ये फॉस्फोलाइपेज सी क्या करता है, जो PIP2 है, PIP2 that is a phosphoinositol 4,5 bisphosphate is found in the inner layer of the plasma membrane. तो मेनली ये जो इनर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वहाँ पे पाया जाता है PIP2. तो ये जो फॉस्फोआइनोस्टोल फॉस्फोलिपेज सी है विच इज एन एंजाइम. सो दिस एंजाइम विल कन्वर्ट दिस PIP2 that is a phosphoinositol 4,5 bisphosphate into IP3 or DAG.
that is the inositol, inositol 145, sorry, 145 ट्रिसफॉस्फेट। ओके, और दूसरा है डाई एसाइल ग्लाइसिरोल। ठीक है, डाई एसाइल ग्लाइसिरोल, तो इसमें ये कन्वर्ट कर देता है। सो दिस DAG एंड IP3 एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। जो IP3 है, इट इज रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में इसको रिलीज किया जाता है, दैट इज द IP3। और जो DAG है, इट विल रिमेन अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ये DAG है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है, और IP3 रिलीज हो जाता है। देन दिस IP3 विल बाइंड टू द आइनोफोर्स इन एट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम। तो जो IP3 है वो मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके बाइंड हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके बाइंड हो जाएगा IP3 and causes the release of calcium. So this calcium again act as a secondary messenger. तो IP3 भी secondary messenger की तरह काम करता है, और जो कैल्शियम है वो भी secondary messenger की तरह काम करता है। तो अगर हम डाईएसाइल ग्लाइसरोल की बात करेंगे, सो डाईएसाइल ग्लाइसरोल स्टिमुलेट्स प्रोटीन काइनेस ए। तो ये जो DAG है, ये क्या करता है, प्रोटीन काइनेस सी है उसको एक्टिवेट करता है बाय greatly increasing the affinity of the enzyme for calcium ions। तो इस जो यहाँ से कैल्शियम रिलीज हुआ वो इस फॉस्फोकाइनेस सी के साथ बाइंड होगा एंड causes द एक्टिविटी या एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन काइनेस सी। तो जब DAG इस प्रोटीन काइनेस सी के साथ बाइंड होता है, तो ये प्रोटीन काइनेस सी की जो एफिनिटी है उसको इंक्रीज कर देता है, ताकि जो कैल्शियम है वो कैल्शियम इस प्रोटीन काइनेस सी के साथ बाइंड हो जाए और प्रोटीन काइनेस सी क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। ओके, सो प्रोटीन काइनेस सी फॉस्फाइलेट स्पेसिफिक सीरीन एंड थ्रियोनिन रेजिड्यू इन टारगेट प्रोटीन। जब ये प्रोटीन काइनेस सी एक्टिवेट होगा तो वो उन प्रोटीन्स को फॉस्फाइलेट करता है जिनके पास मेनली सीरीन या थ्रियोनिन अमाइनो एसिड्स रहते हैं। ठीक है, उन प्रोटीन्स को या सीरीन पे फॉस्फाइलेट कर देगा या थ्रियोनिन पे वो फॉस्फाइलेट कर देगा, जिससे वो जो एंजाइम है या जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, या तो उनकी एक्टिविटी में हमको चेंज देखने को मिलेगी। सो नोन टारगेट प्रोटीन्स इंक्लूड कार्मोडुलिन, द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, HMG को ए रिडक्टेज, साइटोक्रोम P450 एटसेट्रा। तो अगर हम जो प्रोटीन्स है जिस पे ये प्रोटीन काइनेस सी एक्ट करता है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो उसमें कार्मोडुलिन आता है, विच इज ए कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन कार्मोडुलिन है। ठीक है, तो कार्मोडुलिन इसमें आता है। तो अगर हम दूसरे एंजाइम की बात करेंगे तो इसमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, दैट इज द GLUT4 या GLUT2, जो भी है, ग्लूट जो भी ट्रांसपोर्टर्स है विच ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज, या साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम मेनली P450। तो ये कुछ प्रोटीन्स है जो इस प्रोटीन काइनेस सी का क्या है, टारगेट है। ओके, तो डाईएसाइल ग्लाइसरोल प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट करेगा और प्रोटीन काइनेस सी फिर इन प्रोटीन्स पे जाके अपना एक्शन शो करेगा। उसके बाद जो दूसरा है दैट इज द IP3। ठीक है, सो दिस IP3 is a soluble molecule diffused through the cytosol and binds to the receptor on the endoplasmic reticulum, causing the release of calcium ions। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मेनली आयनोफोर्स, इनको बोलते हैं हम आयनोफोर्स, इसके साथ बाइंड होता है ये जो कैल्शियम जो IP3 है, देन उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का ये रिलीज कराता है। तो कैल्शियम जब रिलीज होगा तो जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो जो कैल्शियम है वो बहुत सारे फंक्शंस वहाँ पे परफॉर्म करता है, जैसे कि कैल्शियम इज नीडेड फॉर NFAT, द न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स टू टर्न ऑन द अप्रोप्रिएट जीन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे तो कार्बोलिन के साथ बाइंड होकर वो एक्टिविटी शो करता है। कैल्शियम की वजह से एक्सोसाइटोसिस होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, कैल्शियम की वजह से आप मसल्स कंट्रेक्शन होता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस करता है कैल्शियम। तो कैल्शियम को रिलीज कौन कराता है, दैट इज द आइनोसोल ट्राइफॉस्फेट।
देन उसके बाद हम कैल्शियम की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे IP3 और DAG की हमने बात की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेटिडोल आइनोस्टोल डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अगर हम कैल्शियम की ही बात करेंगे तो कैल्शियम खुद भी एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, कैल्शियम आयंस, ठीक है। सो मेनी सेल्स रिस्पॉन्ड टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलाई बाय अल्टरिंग देयर इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन। तो बहुत सारे सेल्स है वो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल से उनको रिस्पॉन्ड करता है, कैसे, बाय चेंजिंग देयर कैल्शियम कंसंट्रेशन, ठीक है, बाय चेंजिंग देयर कैल्शियम कंसंट्रेशन। सो कैल्शियम एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर इन टू वेज, ठीक है, दो तरीकों से सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। तो पहला क्या है, दैट इज इट बाइंड्स टू एन इफेक्टर मॉलिक्यूल सच एज एन एंजाइम एक्टिवेटिंग इट, ओके। तो ये एक इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है, बाइंड्स टू एन इफेक्टर मॉलिक्यूल such as an enzyme by activating it, ठीक है। तो वो एंजाइम्स के साथ बाइंड होगा, और जो एंजाइम इफेक्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, और उसी एंजाइम्स को वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। दूसरा, बाइंड्स टू एन इंटरमीडिएटरी साइटोसोलिक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन सच एज काल्मोडुलिन, ठीक है। तो या तो वो जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है उनके साथ बाइंड होके, विच आर इंटरमीडिएटरी साइटोसोलिक प्रोटीन, जैसे कि काल्मोडुलिन है, उनके साथ बाइंड होके फिर वो काल्मोडुलिन, सो दीज आर द कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन्स, तो वो उनको एक्टिवेट करता है, फिर उनके साथ बाइंड होके फिर वो दूसरे प्रोटीन्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट, या दूसरे प्रोटीन की एक्टिविटी को वो चेंज करते हैं, ओके। सो द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम कॉजेज प्रोफाउंड कन्फर्मेशनल चेंजेस इन काल्मोडुलिन दैट इंक्रीजेस काल्मोडुलिन एफिनिटी फॉर इट्स इफेक्टर मॉलिक्यूल। जब कैल्शियम काल्मोडुलिन के साथ बाइंड होगा तो जो ये काल्मोडुलिन है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा, जिससे जो काल्मोडुलिन की एफिनिटी है उसके इफेक्टर मॉलिक्यूल्स की तरफ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वो जाके अपने जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है उसके साथ प्रॉपरली बाइंड हो पाते हैं। सो काल्मोडुलिन व्हेन एक्टिवेटेड कॉज कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। तो अगर हम एग्जांपल लेंगे काल्मोडुलिन एक्टिवेशन की, तो जब काल्मोडुलिन एक्टिवेट होगा तो जो काल्मोडुलिन है वो मेनली जो स्मूथ मसल है उसके कंट्रैक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, तो उसमें ये हेल्प करता है, ओके। तो इस तरीके से जो कैल्शियम आयन है वो भी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे, दैट इज द नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये भी एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, विच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ गैसेस, ठीक है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर because it is a free radical that can diffuse through the plasma membrane and affect nearby cells, okay। so ये एक free radical है, act as a free radical and it diffuses through the plasma membrane। इसको कोई रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है बाय डिफ्यूजन, ओके। और जो नेबरिंग सेल्स है, क्योंकि अब इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट रहता है, तो वो दूर तक नहीं जा पाता है, तो जो उसके नेबरिंग सेल्स है तो ये मेनली पेराक्राइन टाइप ऑफ सिग्नलिंग शो करता है। सो इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आर्जिनिन एंड ऑक्सीजन बाय एनोसिंथेटेज। तो ये आर्जिनिन से फॉर्म होता है, जो एक अमीनो एसिड है आर्जिनिन, arginine and oxygen by the enzyme nitric oxide synthase, ओके। तो यहाँ से ये फॉर्म होता है। सो इट एक्टिवेट सॉल्युबल गुआनिल साइक्लेज विच व्हेन एक्टिवेट प्रोड्यूस अनदर सेकेंडरी मैसेंजर दैट इज अ साइक्लिक जीएमपी। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो मेनली क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जाके जो हमारा एंजाइम है दैट इज द गुआनिल साइक्लेज, ठीक है, उसको क्या करता है, एक्टिवेट। एक रहता है मेम्ब्रेन बाउंड गुआनिल साइक्लेज, एक रहता है फ्री गुआनिल साइक्लेज। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो फ्री साइटोसोल में जो फ्रीली प्रेजेंट है उस गुआनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करके
जीटीपी का कन्वर्शन किस में करता है, साइक्लिक जीएमपी में, जो खुद एक सेकेंडरी मैसेंजर है। ओके, तो इस तरीके से क्या करता है ये एक्शन करता है। सो इट इज टॉक्सिक इन हाई कंसंट्रेशन बट इज द कॉज ऑफ मेनी अदर फंक्शन लाइक रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल, एपोप्टोसिस एटसेट्रा। ठीक है, तो नॉर्मली जब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा किसका, नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, इसका हाई कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है। बट बहुत सारे फंक्शन ये परफॉर्म करता है, जैसे कि रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स या एपोप्टोसिस। ठीक है, जैसे कि जब पेनिस इरेक्शन होता है वहाँ पे एनो रिलीज होता है। एनो से क्या होता है, जो ब्लड वेसल से रिलैक्स हो जाता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है पेनिस में, जिससे पेनियल एरेक्शन हमको देखने को मिलता है। तो जैसे मार्केट में जो अवेलेबल मेडिसिन है, जैसे कि वाइग्रा है, उसमें क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका लेवल बढ़ जाता है। ओके, जिससे जो ब्लड वेसल से रिलैक्स हो जाते हैं और पेनाइल इरेक्शन देखने को मिलता है। सो इस तरीके से जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। सो अगर हम कंक्लूजन की बात करेंगे, सो सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे अलाउज सेल टू रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल सिग्नल, जो इन्वायरमेंटल सिग्नल से, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल या केमिकल या लाइट या स्मेल, तो जो भी सिग्नल है एक्सटर्नल, तो उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाता है हमारा जो सेल है। ठीक है, थ्रू दिस सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। सो इन दिस पाथवे सिग्नल इज एम्पलीफाइड। तो जब भी सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू जो भी सिग्नल होगा, तो उस टाइम पे हमारा जो सिग्नल है वो हमेशा एम्पलीफाई होता जाएगा। जो सेकेंडरी मैसेंजर है हमेशा सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। सो दिस जो ये सिग्नल इम्प्लीकेशन है, इट इज़ ब्रॉड बाय द सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे कि हमारा सीएमपी है, साइक्लिक जीएमपी है, कैल्शियम आयन है, आईपी3 है, डीएजी है, एंड जो नाइट्रिक ऑक्साइड है। सो सेकेंडरी मैसेंजर एसेंशियली सर्व एज ए केमिकल रिले serve as a chemical relays from the plasma membrane to the cytoplasm, thus carrying out intracellular सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो केमिकल रिले की तरह काम करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सिग्नल है उसको लेके जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, दस कैरिंग आउट इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांजैक्शन। जो इंट्रासेलुलर जो भी सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है वो इसी सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी मैसेंजर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। थैंक यू।